अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज शाम 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आने वाले माली साल के बजट के रमूज खुलते जा रहे हैं। ये बजट एक ऐसे मुल्क का बजट है जिस पर 760 खरब रुपए का कर्जा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सदियों पहले टिमटिमाते चिराग की रोशनी में एक दस्तरखान का जिक्र कर लेते हैं। सादा से खाने के छोटे छोटे लुक़मे लेते हुए एक साहब ने अपनी अहलिया से पूछा कि कुछ मीठा खाने को है। एहलिया का जवाब नफ़ी में होता है, ताहम कुछ ही रोज़ बाद इसी चिराग की लौ में दस्तरखान पर मीठे की मौजूदगी खुशगवार ताज्जुब का सबब बनती है। बेगम से पूछते हैं कि ये कहाँ से आया। बेगम मुस्कुरा कर जवाब देती हैं कि उस दिन आपका कुछ मीठा खाने को जी चाह रहा था ना, तो मैंने ये किया कि रोज़ मिलने वाले अनाज में से मुट्ठी भर आटा अलग कर लेती थी। इस बचत से मैंने खजूर का शीरा मंगवाया और ये शीरीनी बना ली। उन साहब ने वो शीरीनी मज़े से खाई और खाने के बाद बैतुल माल आ गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मेरे घर भेजे जाने वाले राशन की जो मिकदार है उसमें से एक मुट्ठी अनाज की कम कर दो, वो इजाफी है। हमारा गुजारा उसी मुट्ठी भर कम अनाज में भी हो जाएगा। आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि ये साहब कौन थे। नाज़रीन, ये वही हैं जिन्हें जब हुक्मरान बनाया गया तो उन्होंने अपनी उजरत शहर के मजदूर के बराबर रखी। दोस्तों ने कहा कि गुजारा कैसे होगा, सोच लो। जवाब दिया, जब एक मजदूर का हो सकता है तो मेरा गुजारा क्यों नहीं होगा, और अगर गुजारा नहीं हो रहा होगा तो मजदूर की उजरत भी बढ़ा दूंगा। नाज़रीन, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो 2 बरस 3 माह और 11 दिन खलीफाए वक्त रहे। वफ़ात से कुछ दिन पहले अपने साथियों से पूछते हैं कि मैं अब तक बैतुल माल से कितनी तनख्वाह ले चुका हूँ। हिसाब किताब किया जाता है, बताया जाता है कि 6000 दिरहम तक वसूल कर चुके हैं, जिस पर कहने लगे कि मेरी फ़लाँ ज़मीन फ़रोख्त करो और ये जो रुपया हासिल होगा वो बैतुल माल को वापस कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। सिद्दीक़ के अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात का ये रोशन वाक़या नाज़रीन मुझे बजट में वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात पर याद आया। सुनते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद जिस शहाना अंदाज से वो और दीगर वज़रा रहते हैं उसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। बजट में वज़ीर आज़म के सरकारी रिहाइश के अखराजात 72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़, वज़ीर आज़म हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख और वज़ीर आज़म हाउस के गार्डन के लिए, बाग के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए का बजट रखा जा रहा है। वफाकी और वज़राए मुमलिकत के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख रुपए, वज़ीर आज़म के मुशीरों के लिए 3 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट 6 करोड़ 31 लाख रुपए किया जा रहा है। मुआविनीन खुसूसी का बजट भी 3 करोड़ 70 लाख रुपयों से बढ़ाकर 11 करोड़ 34 लाख रुपए रखा जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने खैर से बाग बागीचे, गाड़ियाँ, दवा दारू, मुशीरों और वज़ीरों सबका ख्याल रखा है और बाकायदा दलाइल भी दिए हैं कि इन बेचारे अरकान पार्लियामेंटेरियंस की कई बरसों से तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। क्या कहा उन्होंने, पहले ये सुनिए। 500-500% तनख्वाह बढ़ाई हैं, वो उसके पीछे कोई साइंस है? पीछे चले जाइए कि ये तनख्वाहें कब बढ़ी थी। 5 टाइम्स नहीं, लेकिन अब डबल कर देते, 50% बढ़ा देते। 7-8 साल में इन्फ्लेशन कहाँ गई है, जरा पार्लियामेंटेरियंस की और जो है उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। लेकिन नंबर ऑफ देम आल्सो नीड दिस। वज़ीर ख़जाना को बेचारे वज़ीर, मशीर, मुआविनीन खुसूसी याद रहे, लेकिन वो इस मुल्क के उस मजदूर को भूल गए जिसे कम से कम उजरत के 37,000 रुपए भी नहीं मिलते। इस बजट में हुकूमत कम अज़ कम उजरत का ऐलान करना ही भूल गई, या फिर ज़रूरी ही नहीं समझा कि कम अज़ कम उजरत पर बात ही की जाए। हम बजट के इन्हीं असरार और रुमूज़ पर बात करेंगे कि क्या हुकूमत कमोबेश 13 लाख सरकारी मुलाजिमीन की जिम्मेदार है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ काम करने वालों का कौन वाली वारिस है। फिर एक जानिब आप तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम करके रिलीफ देने का दावा करते हैं और फिर दूसरी जानिब पेंशनर्स की बचत छोड़ रहे हैं, न पेट काट काट कर जमा की जाने वाली जमा पूंजी छोड़ रहे हैं। पहले 1 लाख रुपए पर निकालने के लिए 600 रुपए टैक्स दिया जाता था, अब 1000 रुपए सरकार के खजाने में जाएगा। इस अवाम दोस्ती पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में कौन मौजूद हैं, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। हमारे मेहमान हैं शर्जील मीर साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ताजर एक्शन कमेटी के, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इफ्तिखार शराजी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप देख सकते हैं उन्हीं के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नईम मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है ताहिर नईम मलिक साहब सर आपसे करना चाहूँगी। सर, जब 760 खरब रुपए का कर्ज हो किसी मुल्क के ऊपर, तो ये जो शहाना लाइफस्टाइल वज़ीर आज़म का भी मैंने थोड़ा सा बयान करने की कोशिश की है
ये जस्टिफाइड है आपको लगता है? जस्टिफाइड है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अब मैं बड़ा आज वैसे तो आपके इंट्रो से मुतासर होता हूँ, और मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि आपने खुलफाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वो कौल जो है और उनकी जो प्रैक्टिस हमें दिखाई, तो उस पर कहते हैं कहाँ राजा भवज और कहाँ गंगू तेली, तो वो आप क्यों गुमराह करती हैं लोगों को। इस बजट में तो जो ज़कात इमदाद और माली इमदाद के लिए वज़ीर आज़म, अभी वज़ीर ख़जाना सुना रहे थे कि पार्लियामेंटेरियन गरीब हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब के जो डॉक्यूमेंटेड एसेट्स हैं वो अरबों में है, सिर्फ एक शख्स के, और 50 से ज़्यादा कारोबार शरीफ खानदान कर रहा है। लेकिन लोगों की माली इमदाद के लिए करोड़ों रुपए बजट में रखे हैं, और ताकि नाम बनेगा कि ये मियाँ साहब ने दिए हैं। इश्तहार भी सरकारी जो छपते हैं करोड़ों अरबों के, उसके भी पैसे रखे गए हैं। तो वो जो ज़कात इनकी बनती है, जो ज़कात बनती है, कम से कम वो ज़कात अगर जेब से अदा कर दें तो ज़कात को भी सरकारी बजट में से अदा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि ये इसको सीधा सा समझें आप कि वसाइल जिनके पास हैं, कब्जे में हैं, बजट उन्होंने आपस में अंधे ने रेवड़ी हैं घर में भर। अगर इस मुल्क में मजदूर और किसान की कोई ताकत होती तो ये लोग उनके साथ ये ना करते, गरीब आवाम के साथ। जो ताकतवर अशराफिया वसाइल उसके पास है, उन्होंने तो कम मराहत बढ़ाई। हमारे साथ ताजर दोस्त बैठे हैं, तो ताजर अपनी दुकान पे POS मशीन या ऑनलाइन पेमेंट का जरिए ही नहीं रखते। यहाँ से फैज़ाबाद चले जाएं, अपारा चले जाएं, किसी दुकान में आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ एक मजदूर है, किसान है, आम आदमी है जिसका इस्तेसाल। अब वो नौजवान या वो गरीब ख़वातीन जो ई-कॉमर्स से पैसे कमा रही हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं, जो जिनको हम महंगा तरीन इंटरनेट दे रहे हैं, उनकी आमदनी से भी हम डाका मार रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि बिजली का ये होगा, उसके लिए एनर्जी के हम नए टैक्सेस लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सोलर को ऊपर जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो ये सारे जो इकदामात हैं, और फिर ये देखें कि जो आप पेट्रोल पंप पे ज़रूरी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले के लिए, रक्शे वाले के लिए, रेडी वाले के लिए, चंगची वाले के लिए, ट्रैक्टर वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो सस्ता पेट्रोल मिलेगा अगर कार्ड से पे करो। लेकिन एक अमीर आदमी करोड़ों रुपए का अपनी बेटी या बेटे का वलीमा या बारात का खाना देगा तो 2 करोड़ का बिल वो कैश में दे सकता है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में। वो फार्म एक प्लाट के बाद फार्म हाउस बनाएगा तो उसके ऊपर छूट दे दी गई है स्टैम्प ड्यूटी पे। किस मुल्क में ऐसे होता है कि मैं एक मकान का मालिक हूँ और मैं 10 मरले के घर में रहता हूँ, मैं 2 कनाल का लेता हूँ मकान, तो मेरी इनकम बढ़ रही है ना, इनकम बढ़ रही है तो मुझे टैक्स में छूट मिल रही है। तो जब आप ये ज़रूरी कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाला कार्ड से पेमेंट करे, तो ये ज़रूरी क्यों नहीं करते कि जो कारोबार करने वाला है वो भी कारोबार उसके वसील कर दें जब तक वो कैश पेमेंट की सहूलत ना रखे। इस पे जितना भी ताजर तंजीमें शोर मचाएं, जो मंडियों में खरबों का कारोबार हो रहा है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और इशराफिया की इमारत आप देखें कि ये जो इनसे का आप ये नोआ पढ़ रही है, ना वजीर खजाना इनका होता है, ना वजीर दिफा इनका होता है, ना खारजा पॉलिसी इनकी होती है, और ये क्रेडिट लेती है। औरंगजेब साहब कहाँ आए हैं? औरंगजेब बादशाह के बाद ये यहाँ पे मुगलिया सल्तनत के बाद ये दोबारा उधर चले जाएंगे। सियासी पार्टियों के पास ना अपने इकोनॉमिस्ट हैं, ना इनके पास फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और फिर कह रहे हैं कि फलां हुकूमत ने ये बजट पेश किया है। ताहिर साहब, क्या ही खूबसूरत आपने तज्ज़िया किया है। मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। एक तो आपकी मौजूदगी को मेरे स्टूडियो में, फिर जिस ज़बरदस्त अंदाज में आप बात करते हैं, मेरे ख्याल में बाकी मेरे पैनलिस्ट भी इससे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन हो सकता है कि शर्जील मीर साहब जो हैं वो इससे इत्तेफाक ना करें, क्योंकि इसमें आपने 4 से 5 बार ताजिरों का जिक्र किया है कि जी उन्हें बड़ी सारी मराहत दी गई हैं, बड़ी सारी छूट दी गई है, उन्हें कहीं पकड़ दकड़ नहीं है। बहुत सारी जिस तरह से आपने गिनवाया कि कहाँ पे फैज़ाबाद का एरिया हो गया, पारा हो गया, बहुत सारी जगहों पर जहाँ ये डीलिंग्स हो रही होती हैं चीज़ों की, वहाँ पर वो टैक्स से मुस्तस्ना है, उस तरह से कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट्स नहीं है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। तो शर्जील मीर साहब से सॉरी पूछ लेते हैं। मीर साहब, आप बताएं, आप लोगों को तो सुना है साथ बैठे मलिक साहब कह रहे हैं कि बड़ी आपको मराहत दी गई है, पहले भी आपको बड़ी मराहत मिल रही थी, आप क्यों खुश नहीं हैं? और फिर अभी आप कह रहे थे जी हमारे लिए तो कुछ ही नहीं है बजट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगा था मुझे बजट के प्रोग्राम के लिए यहाँ बुलाया गया, लेकिन ताहिर साहब ने तो ताजिरों की क्लास लेनी शुरू कर दी। लेकिन ये वही तबका, हर तबका अपनी जगह दूसरे तबके को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब ताजिरों की सूरत हाल ये है
कि हम अपना पैसा लगाते हैं, जो डेफिनेशन सुन ले ताजरों की, हम अपना पैसा लगाते हैं और अपने पास हम लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करते हैं। हम रोज़गार मुहैया करते हुए हम टैक्स जनरेट करते हैं और वो टैक्स जनरेट करके हम गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन वो सर एक सेकंड आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन आपने कहा ना कि इल्ज़ाम लगा है, ये मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जो बातें मलिक साहब ने आपसे कही हैं और जिनमें से आपको लग रहा है कि ये बातें ठीक नहीं हैं, आप उनको ज़रूर जवाब दीजिएगा। ये मैं लाजमन चाहूँगी। अपना मौक़िफ़ आप रखिए। जवाब ही दे रहा हूँ आपको। जी जी। कि ताजर अपना पैसा लगा के अपना काम करता है, खुद टैक्स जनरेट करता है और फिर आप गवर्नमेंट को वो दे रहे हैं उसको, और गवर्नमेंट इसको बिल्कुल फैसिलिटेट कर ही नहीं सक रही। क्यों? हमारे पास जब भी हमें कहा गया हमें पूरे पाकिस्तान में कोई भी तबका है, हम पूरी तरह किसी भी जगह पूरी ममालिक के अंदर, दुनिया के तमाम ममालिक में एसएमई सेक्टर या ताजरों को हमेशा रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। लेकिन हमारे तमाम तबके, ये पता नहीं कौन सा आपने रवाज कायम कर दिया है कि उसको चोर कहलाया जाता है, उसको चोर कहा जाता है। कि हाँ, हालांकि मैं प्लीज़, हालांकि होना ये चाहिए कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 70 लाख ताजर आपके लोगों को रोजगार मुहैया कर रहा है, वो टैक्स जनरेट कर रहा है। सर 70 लाख, सर एक सेकंड ना, सुने ना, अब जो कह रहे डॉक्यूमेंटेड नहीं है सर, ये 70 लाख से जुड़ा हुआ एक है कि 70,000 भी ताजिर ऐसा नहीं है जिसने मोबाइल ऐप पे खुद को रजिस्टर्ड कराया हो। अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड होने में क्या प्रॉब्लम था? आप कराते। यही तो आपका अलमिया, आप समझ नहीं रहे हैं। समझाएं ना, समझाएं, इसीलिए तो सर हमने दावत दी आपको। सुने ना, वो जो ताजर 2 स्कीम लेके आए थे जिसके तहत आप कह रहे 70,000 ने जमा नहीं कराए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हम 1,000 रुपया लेके तमाम ताजरों को हम रजिस्टर्ड करेंगे। हम उस पे एग्री कर गए थे। अच्छा। हुआ क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम तो उनकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी का जितना भी इनकी डीसी रेट है उसके मुताबिक हम सालाना इनका टैक्स तय कर देंगे। यानी कि 5 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो 50 लाख आपका, मतलब आपका वो शो किया जाएगा। इस पे आके हमारे बहुत से दुकानदार किराएदार थे, वो ये काम कर नहीं सकते थे। आपके पास आसान हल है। हम तो आज भी पिटते हैं यहाँ पे बैठ के, अनडॉक्यूमेंटेड लॉट क्यों है, क्यों रजिस्टर्ड नहीं है। ये 70 लाख ताजरों को अगर आपने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है, ये FBR का काम है। आज भी 12-13 लाख ताजर अगर मौजूद है और 70 लाख नहीं है, ये उनका काम है। आज भी कमर्शियल मीटर्स और भी बहुत से जराए मौजूद है जिसके तहत वो उनको देख सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आपको हमें अप्रिशिएट करने के बजाय आज सारा ताजिर, आज इसके बाद 10 करोड़ 8 करोड़ रुपया आप लोगों की बातों की वजह से हमें बाहर जाना पड़ रहा है और हम लोग बाहर अपने जाके सेटल हो रहे हैं। ये वजह है कि हुकूमत को चाहिए और आपको लोगों को चाहिए कि वो 10 करोड़ 8 करोड़ वाले लोगों को आप ऐसी सहूलियात मुहैया करें। ऐसा SIFC तो बना दिया आपने, लेकिन ऐसी सहूलियात मुहैया नहीं की जिससे वो अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सके। बिजली महंगी, गैस महंगी, फिर आप कह रहे हैं ताजरों का रोना ना रोए। ताजरों पे आज 2000 का आपने मजीद, आप कह रही है ताजर खुश है, ताजरों पे 2000 का आपने इजाफी बजट डाल दिया। एक तरफ आपने कहा हम टैक्स को सहल कर रहे हैं, टैक्स को हम कम कर रहे हैं, रेट को कम कर रहे हैं। 2000 टैक्सेस आप कहां से इकट्ठे करेंगे भाई? आप मुझे बताएं। बड़ी खूबसूरत बात कि आज गरीब आदमी की टैक्स इकट्ठा करने से मुझे आदमी की तनख्वाह सिर्फ 10% बढ़ी है। आज हमें अफसोस हो रहा है कि 188% आपके पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ गई हैं जो खिदमत के जज्बे से आए थे। बड़ा अफसोस हुआ हमें कि आपके जो पंजाब के पार्लियामेंटेरियन की 900% तनख्वाह बढ़ी। अफसोस हुआ हमें। हाँ, ये वही है फ्रांस के इनकलाब की तरह कि हाँ, अब के अगर आपके पास रोटी नहीं है तो केक खा लो। यानी कि उस गरीब आवाम के आप शरीर साहब, ये जिस तरह से आप अभी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, देखें आपका हक है। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आते हूं। के बजाय उन लोगों को पकड़े जो यहाँ पे लोगों को हुक्मरान बन के आए थे। पहली बात तो ये कि हमने आपको चोर नहीं कहा इस प्रोग्राम में पूरे में किसी ने। एक सेकंड मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पहली बात ये कि मेरे प्रोग्राम में किसी ने भी आपको चोर नहीं कहा। चोर आपको अगर कोई कहते हैं ना, FBR वाले कहते हैं। सर मुझे मुकम्मल करने देना, आम फहम नहीं करते ना इसको। मैं बताती हूँ ना आपको चोर कौन कहता है। आपको FBR वाले चोर कहते हैं। फिर जब वो आपको नोटिस भेजते हैं तो आप सारे के सारे इसी जज्बाती गुफ्तगू के साथ सड़कों पर निकल आते हैं। आप उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, आप शटर डाउन हड़तालें करते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपके ऊपर ये इल्जामात हैं कि आप लोग टैक्स नहीं देते हैं। मैं खुद आपको, सर जी बात सुन लीजिए ना, सर जी बात सुन ले। हम हड़तालें इसलिए करते हैं FBR के खिलाफ। आप लोग तो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना। अब जब कोई कानून पास होता है, हम ये चाहते हैं कि वो ऐसे टूल इस्तेमाल ना करो जिससे हमारे ताजे हरास हों। आप हरास करते हैं, हमें
हमें उनको, हम कहते हैं टैक्स ब्रॉडनिंग के लिए टैक्स को प्रोडक्ट बनाए, ना कि हमें अब खराब करें। आप मेरी बात को जरा समझिए, हमें टैक्स प्रोडक्ट चाहिए, आप बनाएं इसको प्रोडक्ट। हमें सहूलत क्या देते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तुम लोग करते क्या हो हमारे साथ? ऊपर से आप लोग बातें कर रहे हो कि हम लोग हड़ताल करेंगे, हम कल भी हड़ताल करेंगे अगर हमारे ताजर की, हमारे किसी चले जी, एक और हड़ताल की अनाउंसमेंट जो है वो शर्जील मीर साहब ने कर दी है शो में। मलिक साहब सिर्फ 4 मिनट नहीं, मैं 4 सेकंड में बात करूं। जी जी प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले इन्हें गलतफहमी हुई हमारे भाई के, हमने किसी को चोर नहीं कहा। हम कहते ही नहीं, और हम दूसरा ये कि ताजर प्रोग्राम में तबका नहीं कार्ड ना रखना तो चोर नहीं। सर जी, टाइम अच्छा, कम, अब मैं शर्जील ये साहब। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टैक्स का मामला अलग है। मेरा से इनसे मासूमाना सवाल है कि मैं और शर्जील मेमन साहब स्टूडियो के नीचे दुकानें जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, ज्वेलरी की, कपड़े की, हार्डवेयर की, सैनिटरी की दुकान, और जहाँ पे कोई सामान खरीदते हैं 50,000 का, कहीं आप कैश के अलावा ऑप्शन नहीं, तो आप यकीनन टैक्स देते होंगे, लेकिन आप कैश अदायगी के अलावा सिस्टम नहीं रखते। अच्छा, अब दूसरी बात सर, एक मिनट, दूसरा इन्होंने पॉइंट कहा कि ये इन्होंने कहा कि जी हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और वो जा रहे ये कहा तो बाहर जाएंगे तो नहीं, तो बाहर अगर दुबई भी जाएंगे ना, वहां भी टैक्स देना पड़ेगा, अमेरिका भी जाएंगे वहां भी टैक्स देना पड़ेगा, लंदन भी जाएंगे वहां भी वहां से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरी बात ये है शर्जील मेमन साहब, टैक्स चोरी ना दुबई में है, ना लंदन में है, ना, और टैक्स चोरी जो करता है आप तो नहीं कर रहे। दूसरा फिगर में एक फिक्रे में कहना चाहता हूँ, FBR के जो रिलीज करदा है डाटा, उसमें तनख्वाहदार लोग 600 अरब देते हैं और ताजर 65 अरब देते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आती हूँ, आपकी ताजर तंजीमें तावन कर रही हैं। शर्जील साहब, ताजर अगला तंजीमें तो सेगमेंट हड़ताल है करती हैं। सर, अगला सेगमेंट आपको तो फिर तावन करना चाहिए। मुजम्मत चलें जी, आपकी मजम्मत जो है वो रजिस्टर्ड हो गई शो के जरिए। शराजी साहब, आपने इतने तहम्मुल से गुफ्तगू सुनी है, नौशाद साहब तो मजबूर हैं बेचारे, वीडियो लिंक पर है, लेकिन आपको बड़ी दाद बनती है, आप स्टूडियो में साथ बैठ के इतने बेनियाजी से सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। हमें समझा दीजिए कसूरवार कौन है? लाइक अभी ताजर साहिबान क्या सोच रखते हैं ये आपने जान लिया, FBR इनके बारे में क्या कहता है ये भी आपको मालूम है, और टैक्स में जिस तरह से इनके ऊपर ये कह रहे हैं कि 2000 कितना आप फरमा रहे हैं सर जी कि कितने 2000 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर इनको लाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह लगेंगे इफ्तिखार साहब? देखें, ये मुल्क आसमा एलीट कैप्चर का शिकार है। हाँ। इस मुल्क की अशराफिया हर रोज़ चोरी चकारी करती है, और इस मुल्क की जो करप्ट मशीनरी है हाँ। उनके लिए सहूलतकारी का रोल प्ले करती है। ऐसा ही बिल्कुल, तो ये सब कुछ कहानी ऐसे ही है। तो यहाँ हम बैठ के जितनी भी बातें करें, हकीकत यही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैट्स बताते हैं। आपने कहा ना प्राइम मिनिस्टर के गार्डन के लिए, मुझे वाक़या याद है कि जब 2008 में मैं यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर वो सब विज़िट कर रहे थे फ्रांस का, और जब हम फ्रांस के प्रेसिडेंट को एलिसे पैलेस मिलने गए, कहने को तो पैलेस है लेकिन एक छोटा सा घर है वहाँ पे, और उस घर का जो दालान था वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पड़े थे और 2 लकड़ी के बेंचेस लगे हुए थे। अच्छा। तो बतौर साफ़ी मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा जी एलिसे पैलेस कहने को, बट ये देखें गोया कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको यहाँ पे सब्ज़ाजार बनाते, यहाँ पे फूल लगाते, तो उसके लिए कम से कम 2 माली में रखने पड़ते, और फ्रांस का मुल्क प्राइम प्रेसिडेंट के लिए वो 2 माली अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ तो डिस्पेंसरी के लिए, लॉन के लिए पता नहीं क्या कुछ रखा जा रहा है, क्योंकि एलीट है, एलीट जो कुछ करना चाहे। आज हम बात कर रहे हैं कि 6 गुना तनख्वाहें बढ़ा दी गई, गोया कि 3 लाख तनख्वाह थी, अब स्पीकर की 14 लाख कर दी गई है, इसी तरह चेयरमैन सेनेट की भी कर दी गई है, अरकान पार्लियामेंट 5 लाख रुपए लेंगे, इसी तरह पार्लिमानी सेक्रेटरीज की जो तनख्वाह जो 75,000 थी वो 9 लाख रुपए कर दी गई है। जो नेम इट, गोया कि इस मुल्क की पार्लिमान के जो बैठ के कल जो देखा आपने क्या कुछ हो रहा था, अवाम के मफाद में कोई एक कानून बना है, वहाँ पे ढींगा मुश्ती होती है, लेकिन 27 अरब रुपए हर साल खर्च होते हैं जब ये पार्लिमान फंक्शन करती है। माशाल्लाह ये सूरत हाल इस वक्त है। अब रह जाता है मामला ये कि भी टैक्स टू GDP, गोया के पड़ोस में देखें हिंदुस्तान के अंदर के 19% है, इसी तरह अगर आप बांग्लादेश में चली जाए 17-18% देते हैं, दुनिया में इससे भी ज़्यादा एवरेज है, क्योंकि लोग ईमानदारी से कमा रहे हैं तो दे भी रहे हैं। यहाँ पे सूरत हाल क्या है, अभी जिक्र किया ताजर दोस्त स्कीम का, 4 मिलियन
आप तो अरब कह रहे थे 4 मिलियन के 40 स्टैट्स, लाख यानी आ गया था। उसके मुकाबले में जो तनख्वाहदार तबका है इनके मुकाबले में 437 अरब रुपए। अब अंदाज़ा लगाएं, एक तो वो हम अपनी तनख्वाह से गोए कि मैं अगर बैठा हूँ, अगर मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 35 रुपये हर महीने सरकार को देता हूँ, ठीक है, उसके बदले मुझे डिस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती खैर से, बाकी तो छोड़े ना, ये हकूक़ मांग रहे हैं, सहूलतें मांग रहे हैं। आम आदमी को क्या सहूलत मिलती है? मैं बीमार हूँ तो मैं जाऊँगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, मेरे बच्चे अगर अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहेंगे तो प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अपने घर के लिए सब कुछ खुद करना है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसा ही है शराज। अच्छा, 50 लाख रिटेलर्स हैं, मुझे बताएं कि फैसलाबाद जैसे इलाकों में, यहाँ पे भी देखें, आप आरा में चले जाएं, छोटी छोटी दुकानें 4 बाई 4 की, दिन में कम से कम 1 मिलियन का बिजनेस करके जाते हैं वो ऐसा लोग। ही है, ऐसा ही है। कैश मशीन ही नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये वैरी करता खेज है, बात है, बिल्कुल वैरी करता है, वैरी करता है। 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको कमा के प्रैक्टिकल जाते बात हैं। नहीं है ये। ठीक है, सर वो उनसे सबूत आप पूछें। लोग छोड़ते भी नहीं है ना, मशीनें हम भी तो कई नहीं काल रखते ना, परसों आपके थे, सबूत काल रह जाए बड़ी सर, इस पे बात करते हैं। आपका मुल्क सुनो इतना मेरी बात खूबसूरत ना, हो गया कि काल रिजल्ट परसों की सेल किसी होनी मुबासे शुरू में थे, एक तो देखे ना इस मुल्क की इकोनॉमी का साइज को 400 अरब का है, उसमें से 140 अरब अनडॉक्यूमेंटेड है। इतना बड़ा साइज है शराजी कि जो साहब। डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा। शराजी साहब जी, पता है क्या, ब्रेक लेना है और बड़ी मुश्किल से हमने ना MCR से रिक्वेस्ट करके ना शाद साहब के लिए कोई 2 मिनट मांगे थे, उसमें से भी 1 मिनट देखें आप, उनका भी ले गए। चलो अब वैसे बात सारा करें टाइम जो है वो क्योंकि शर्जील साहब ले गए हैं, हो मलिक साहब ले गए हैं, लेकिन अब शर्जील साहब और मलिक साहब को मैं कुछ नहीं कह सकती, दोनों बड़े जज्बाती हुए पड़े हैं, तो मैंने आप पे डाल दिया सारा। तो नौशाद साहब जो जिम्मेदार है आपका वक्त लेने के, वो इस वक्त जो है इफ्तिखार शराजी साहब करार पाए, बाकी दो को मैं कुछ नहीं कह पा रही, तो आप सर हुक्म कीजिए। बोलने देते, सारी वो गुफ्तगू आपने सुनी, बात कर रहे थे, मुकम्मल हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। देखिए, हमारे यहाँ ना थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस चीजों की मौजूद हैं। मेरे दोस्त ने, भाई ने कहा कि क्या चीज देते हैं, शराजी साहब भी और शर्जील साहब भी किसी हद तक उनकी बात काफी हद तक दुरुस्त भी है और कुछ गलत भी है। ये जो आप तक बिजली पहुंच जाती है, पानी पहुंच जाता है, जो आपको ये फैसिलिटेशंस होती हैं, आपकी सड़क जिस पे आप चलते हैं वो कायम है, तो ये हुकूमत की वजह से ही होती है। ऐसा नहीं कि कुछ होता नहीं है। हाँ। और ये भी नहीं है कि बहुत कुछ हो रहा है। जिस तरह शिराजी साहब ने कहा कि डिस्प्रिन भी लेनी हो तनख्वाहदार तबके को तो वो मिलती नहीं है। भाई, हमने किसी को चोर नहीं कहा, ना कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये वजीर खजाना है जिन्होंने ये कहा इस मुल्क के अंदर 7,000 अरब रुपया टैक्स चोरी होता है। चोरी होता है। अब ये सिर्फ ताजरों की बात नहीं कर रहा मैं, किसी एक सेगमेंट को नहीं, हो सकता उसमें कोई तनख्वाहदार भी गड़बड़ करता हो सकता है उसमें कोई फैक्ट्री मालिक गड़बड़ करता हो, लेकिन इस मुल्क का 7,000 अरब रुपया सालाना जो है वो टैक्स चोरी हो जाता है। अब ये जो भी करता है ये उसका मामला है। तीसरी बात ये है, देखिए, अगर मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो मुझे किसी भी चीज को सामने शो करने में कोई मुजायका नहीं, चाहे मेरा कोई 10 मरले का प्लॉट है या 1 करोड़ का या कनाल का प्लॉट है या 2 मरले का प्लॉट है। मेरे पास चूंकि मैंने किसी चीज के ऊपर कोई चीज अभाम में नहीं रखी या मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है, तो मुझे उसको रिवील करने में कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो हो जाए। जो सबसे बड़ा मसला, देखिए, मुझे अफसोस होता है, मैं जब ये सुना करता था कि जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को, हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तब भी हम हंसा करते थे कि यार जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने से कभी गुजरा ही नहीं है, हाँ। जिसको ये पता ही नहीं है वजारत उज़्मा के जो वहां पे ऑफिस है या उसका हाउस है उसकी क्या वर्किंग होती है, वो ये ऐसी बातें कर लेता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जिस शख्स को जिस चीज का नहीं पता वो उसके ऊपर उतनी ही कमांड से गुफ्तगू करता है, जिसका नुकसान ये होता है कि वो ऐसी जनरल सी गुफ्तगू होती है जो टिपिकली उस मौजू से रिलेटेड नहीं होती, जिसका नुकसान ये होता है कि आम आदमी जो मिसकंसेप्शंस का शिकार हो जाता है। आज देखिए कि क्या कोई वजीर आजम हाउस जो है वो यूनिवर्सिटी बन सका? क्या कोई गवर्नर हाउस जो है उसको कन्वर्ट किया नहीं किया जा सकता। इनके काम है, इनके बजट्स हैं, इनके बजट का एक तरीकेकार है, उसकी एक एलोकेशन है, उस एलोकेशन में एनुअली एक नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है बिकॉज़ हम लाइव हैं, तो मुझे आपसे माजरत करनी पड़ेगी। 1 मिनट तो दे दीजिए, 1 सेकंड एक सेकंड पूरा कर लीजिए कि जो काम हुकूमत को दिया गया है क्या वो काम हुकूमत कर रही है या नहीं कर रही, ये वो मेजरमेंट है जिसके ऊपर परखा जाना चाहिए हुकूमत को। सर, जर्मनी की चांसलर अगर वही काम जो है बड़े बेहतर अंदाज में 2 कमरों के फ्लैट में कर सकती हैं, तो हमें इतने बड़े बड़े लॉन्स वाले PM हाउसेस क्यों चाहिए? इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने माशी मैदान में भारत से आगे निकलना है, लेकिन इस बजट से पहले ही नाज़रीन हम तो आगे निकल गए थे। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। लोकसभा के जो रुकन हैं उसकी तनख्वाह की अगर बात करें तो वो 1,24,000 रुपये है और हमारे यहाँ 5,19,000 रुपये है। यानी हमारा MNA जो है वो 1840 अमरीकी डॉलर लेता है और भारतीय लोकसभा का रुकन जो है वो 1449 अमरीकी डॉलर तनख्वाह वसूल कर रहा है। ये इतना ज़्यादा आगे तो हम निकल चुके हैं भारत से। शराजी साहब, और कितना आगे निकलना है? सिर्फ ये नहीं है, उनके लिए कुछ 70 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्रामों के लिए भी रखे गए हैं। अगरचे आप पार्लिमान की गोए कि अगर बुक पढ़ें तो उसमें जो ये असेंबलीज है इनका काम सिर्फ कानून साजी है, लेकिन ये बड़ा अजीब मुल्क है कि यहाँ पे तरक्याती काम भी MNAs को सौंपे जाते हैं। बल्दियाती इलेक्शंस भी नहीं कराते ना, इसीलिए उसके लिए रखे गए हैं। आवाम से कहा जाता है कि जी देखें IMF प्रोग्राम के नीचे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कंडीशंस हैं, हम आपके लिए। और दूसरी तरफ क्या किया गया है, आम आदमी के लिए कार्बन टैक्स का तोहफा भी दिया गया। इस दफ़ा 2.5 रुपये है पर लीटर, जो अगले साल 5 रुपये पर लीटर हो जाएगा। तो अशराफिया का फ्यूल तो फ्री है ना आसमा, उनकी गाड़ियों में अनलिमिटेड फ्यूल डलता है, उनको क्या परवाह है, सरकार ने देने हैं। लेकिन वो कि जो सुबह अपनी बाइक पे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ेगा फिर मजदूरी पे जाएगा, उसको पर लीटर आपको 2.5 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। नौशाद मेरे भाई कह रहे थे ना कि सड़कें बनाते हैं, बिजली आ रही है, और भाई इस बिजली के बिल के अंदर 35 रुपए मैं PTV की हर महीने फीस देता हूँ। मैं तो PTV नहीं देखता। नीलम जेलम प्रोजेक्ट के जो आज फेल्ड है, एक मुर्दा घोड़े की तरह पड़ा है, मैं एक बरस उसका सरचार्ज देता रहा हूँ। उसके अलावा उसके ऊपर एडिशनल सरचार्ज एक लगाया जाता है। अगर मैं बिजली ज़्यादा यूज़ करूँ तो मुझे जुर्माना किया जाता है, मुझे वो भी मैं पे करता हूँ। इसी तरह आप देखें कि 700 गुना इजाफा गैस के बिलों में हो चुका है। दुनिया में कहाँ ऐसे होता है यार कि बुनियादी जो ज़रूरतें हैं आप उनको भी सुहाने रूह बना दें लोगों के लिए, कि लोग अपने घरों से AC उतार दें। अब मैं उन फैमिलीज़ को जानता हूँ आसमा कि जो कहते हैं कि अगरचे हमारे घर 3 कमरे का है, बट सारी फैमिली एक कमरे में सोती है क्योंकि हम एक पंखा चलाते हैं, क्योंकि हम एक पंखे का बिल पे कर सकते हैं। अगर 3 पंखे चलेंगे तो फिर रोटी नहीं खा सकेंगे। कर रहे हैं इस मुल्क में, तो पैसे ना होने की वजह से, रोटी ना होने की वजह से। प्रॉब्लम है ना। आज आपने रिटेलर्स को, आपने ट्रेडर्स को, आपने सबको क्लीन चिट दे दी। अब आप देखें आज जो सवाल हुआ इंटरेस्टिंगली, लोग खफा बैठे, आज इंटरेस्टिंग जो सवाल हुआ उसका जवाब कितना मजे का है कि कहा कि जी आपने तो कम से कम उजरत का तयन भी नहीं किया। तो जवाब क्या है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से? उन्होंने कहा जी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मान रहे थे। और भाई मेरे खुदा का वास्ते, अगर आपने इस मुल्क की एलीट को आपने इंटरटेन करना है, गरीब का आपने हाल नहीं पूछना, तो फिर तो ये कुछ होगा। फिर साथ में देखें आप कि आप इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। गोया के जिन जिन एरियाज़ को एड्रेस करना चाहिए, हर दफ़ा आप हमें चूरन बेच के चले जाते हैं कि 43 महकमों के अंदर सैकड़ों नीचे झैली इदारे हैं जिनको हमने ख़त्म करना है। आप इंतखाबी जो जलसे होते हैं उनका तकरीरें करते हैं कि जी इस मुल्क में 18 वजारतें गैर ज़रूरी है वफाक के अंदर, उन पे 900 अरब रुपए हर साल खर्च होते हैं। और वे ख़त्म करो ना, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने अपने दोस्तों को, अपने पार्टी के, अपने लॉयलिस्ट को आपने वफाकी वजीर बनाना है। लिहाजा उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए अवाम पे बोझ डाले जाओ। स्टील मिल आपसे प्राइवेटाइज नहीं होती, PIA आप अपने गले से नहीं उतार रहे। तो मकसद है कि आप बार बार हमें, और आपने टैक्स स्लैब्स के अंदर क्या तब्दीलियां की हैं? हार्डली कोई 1%, 0.5% आपने किया। ये क्या रिलीफ है किसी के लिए कि आप दे रहे कि तनख्वाहदार तबके को हमने टैक्सों का बोझ हटा दे? कोई बोझ नहीं हटा, चीज़ें वहीं की वहीं हैं। और आपने एलीट का एक दिया है पैकेज हमें, और जाहिर सी बात है पब्लिक को पता है कि इस वक्त आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे तो अनरेस्ट की फिजा पैदा होगी, इससे कोई हमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही। ठीक हो गया नौशाद साहब, अब मुझे ज़रा ये बता दें, ब्रेक पे जाने से पहले आपको इतना मौका नहीं मिल सका, पहले तो उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन सर मुझे आप समझा दें कि आपको कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई देती है इसमें? वैसे मुझे लगता है मैंने ऐसे ही आपसे ये सवाल कर लिया, मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि वो क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं सर जो आपको दिखाई दे रही हैं इसमें। रियली सॉरी, पर आई नो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव लगा होगा इसमें नौशाद साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जो शराई साहब ने बात कही, मैंने जो बात कही थी ना वो उस पर्सपेक्टिव में कही थी कि भाई ये हुकूमतें ये चीजें आपको देती हैं जिसके लिए टैक्स लेती हैं, वो सही नहीं है, वो कम है और टैक्स ज्यादा है, ये एक अलग डिबेट है। जो मेरा पहले भी किन से लेती है, किन से लेना चाहिए, ये भी मेरे ख्याल में एक डिबेट है। बिल्कुल ये भी डिबेट है। मैं आपकी ये जो शराई साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है कि अशराफिया को नवाजना या अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाजा जाता है, ये सारी बातें जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे आर्गुमेंट
बनना चाहिए। लेकिन हमें कम से कम जब हम डिबेट शुरू करते हैं तो हमें इस चीज का जो है ना मुहतात जरूर रहना चाहिए कि हम एक्चुअली बहस कर क्या रहे हैं। मामला ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के पैसे बढ़ गए। भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस के पैसे एक खास रेशो से महंगाई के पर्सपेक्टिव में अगर बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ेंगे, वो बढ़ने चाहिए भी। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूं जो ये नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर, मेरी नजर में तो प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर पे सफर करे या जो है वो अगर किसी जहाज में सफर करे, उससे मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि 25 करोड़ आवाम के जो प्राइम मिनिस्टर होता है या उसके लिए जो काम कर रहा है, अगर तो वो उसकी कारकर्दगी बेहतर है, यानी अगर वो हमें कुछ रिलीफ दे पा रहा है या हमें जो हमारी हम चाहते हैं इस हुकूमत से वो अगर दे रहा है, तो फिर तो मुझे उसके ऊपर पैसा खर्चने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अगर मैं बात डॉक्टर, लेकिन मैं नौशाद आपसे जानना चाहता हूं कि अरकान पार्लिमान की तनख्वाहें तो 180% बढ़ती हैं, लेकिन वो महंगाई का इम्पैक्ट आम जो मुलाजिम उसके ऊपर सिर्फ 10% है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती ना कि अगर आप उसको दुरुस्त कह रहे हैं तो हम भी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये दुरुस्तगी फिर मुलाजिमीन के एंड पे क्यों नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल नशाद गवाह साहब। इस बात की कि जब अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ी थी तो मैंने इसको क्रिटिसाइज किया था कि ये कोई तरीका नहीं है। भाई आपने अगर 2016 के बाद तनख्वाहें नहीं बढ़ाई तो उसमें मेरा और आपका तो कोई कसूर नहीं है, या मुझे और आपको क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है इस बात का कि आप पार्लियामेंट ने जो पार्लिमान के लोग हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। भाई आपने नहीं बढ़ाई थी, आप ये समझते हैं। और अगर यहाँ पे ताहिर साहब ने अभी कहा कि ये लोग जो है शराफिया को बिलोंग करते हैं, इनके बिजनेसेस चलते हैं, अगर फर्ज करें ये तनख्वाह नहीं भी लेंगे तो इनको क्या फर्क पड़ जाता है? हो सकता है कि 2-4 मेरे जैसे आप जैसे भी कोई मामले खुसूसी लग गया हो या जिसको प्रॉब्लम हो, लेकिन ज्यादातर अफराद को ये प्रॉब्लम नहीं है। सो इसलिए अगर उनकी तनख्वाहों में कम इजाफा किया जाता या ना किया जाता तो भी गुजारा चल सकता था। 2016 से चल रहा था, आइंदा भी शायद 1-2 साल चल जाते जब हम इस बुरे मुआशी हालात से गुजर रहे हैं। वही रिलीफ जो है वो आम आदमी को दिया जाना। ये सारी बातें जो हैं इससे मैं एग्री करता हूं, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। ठीक हो गया नौशाद साहब। नौशाद साहब अगले सेगमेंट में भी सर कुछ ऐसे ही सवालात हैं। मैं दोबारा सर आपकी तरफ आ जाऊंगी, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे अभी शर्जील मीर साहब आपकी तरफ आना है। सर मुझे ज़रा ये समझा दीजिएगा कि जब 1 लीटर पेट्रोल पर 120 रुपये लेवीज ली जा सकती हैं, तो फिर ये जो करोड़ों की दुकानों वाले हैं उनसे 3,000 रुपये का टैक्स क्यों नहीं लिया जा सकता? क्या प्रॉब्लम है इसमें आपका? मुझे पहले तो आपके सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई सर? 120 रुपए लेवी जो ले रहे हैं उसमें ताजर भी वो लेवी दे रहे जाके। ठीक है, सिर्फ वो तो फिर आपने 3,000 रुपए टैक्स नहीं देना। 3,000 टैक्स नहीं देना चाहता। सर वो जो 120 रुपए दे रहे हैं ना वो मेरे जैसा भी है, मैं ताजिर नहीं हूं, मैं आप जितने पैसे नहीं कमाती ना मैं ज्यादा, यही प्रॉब्लम है कि यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, 37,000 भी नहीं, सुन लेना प्लीज। आपने सवाल किया, सवाल का जवाब ले लें प्लीज। उसके साथ कंपेयर सवाल का जवाब लें आप तो प्लीज। सवाल का जवाब दें, ये आप कह रही हैं, ऐसा नहीं है। चले समझाएं फिर अभी कैसे। सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, ये सैलरी पर्सन है, इनका परफेक्शन, इनका कोई इनका नजरिया है, इनका परसेप्शन ही और है हमारे बारे में। मैं उसको क्लियर करने आया हूँ, तो क्लियर तो करने दें मुझे आप। करे ना, करे देखिए, जिसको आप इशराफिया कह रही है ना, वो 80% ताजिर नहीं है। इसलिए कि वो अपना घर भी चलाना उनके लिए मुश्किल होता है, अपने सेल्समैन को तनख्वाह देना उनके लिए मुश्किल होता है। ये जो इशराफिया है, ये वही इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में कहा जा रहा था हम उसको तनख्वाह नहीं दे सकते। जब यहाँ पे इनका बनता है, जब इनको सेल टैक्स निकलते हैं, इनके 1000 ट्रक निकलते हैं मैन्युफैक्चरर होके, तो 10 सेल टैक्स रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी सारे रजिस्टर्ड नहीं होते। वो अनडॉक्यूमेंटेड लोग जो हैं, डॉक्यूमेंटेड लोग अनडॉक्यूमेंटेड करने जाते हैं, उसका कौन जवाब देगा? जो ड्राई पोर्ट पे माल, मेरी बात को प्लीज सुनने दें, जो ड्राई पोर्ट पे माल आता है और ड्राई पोर्ट से आके चोरी होके, स्मगल होके यहाँ पे पहुंचता है, वो किसकी गठजोड़ से होता है? वो शराफिया की गठजोड़ से होता है, वो ताजर के गठजोड़ से नहीं होता। मेरी बात को आप समझने की जरूरत है। अब सबसे अहम बात, जब मैं ये देखता हूं, मैं टैक्स देना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि हमारा 70 लाख ताजर डॉक्यूमेंटेड हो, लेकिन तरीका आपके पास मौजूद है। लेकिन आप जब जो हमसे लेने आएगा, जब वो अनडॉक्यूमेंटेड होगा, उसके घरों से 50-50 अरब दीवारों से निकल रहा होगा, फिर हमें भी अफसोस होगा, आपको भी अफसोस होगा। जब हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी शराफिया मिलके हमारी कौम के साथ क्या कर रही है, उसको रोटी खाने को नहीं मिल रही है। कौन लोग आए आपसे लेने के लिए? चलिए कुछ सजेस्ट कर देना सर। आप जिसको ताजर की तशरीह शराफिया कर रहे हैं ना, मैंने उसकी डेफिनेशन आपको सर चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं कौन लोग आए आपसे लेने के लिए? फिर आप सही फरमा रहे हैं कि जो लोग लेने के लिए आते हैं
या जो लोग आपसे टैक्स के पैसे निकलवाना चाहते हैं, आपने सही फरमाया कि बहुत दफ़ा हम देख रहे होते हैं कि उनके पास खुद जो है वो काला धन जिसे हम कहते हैं कोई भी है मौजूद है। यू वेरी राइट, हम बहुत सारी जगहों पे ये सारे किस्से जानते हैं, लेकिन सर पे कौन आए, क्या तरीक़ाकार ऐसा अपनाया जाए जिस पे आप राजी हैं? सादा सा मैं फिर बार बार कहूंगा जी सर, कि इसमें किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? आपने ताजरों के कमर्शियल मीटर्स मौजूद हैं, अच्छा। उनको नोटिस जारी करें। आज वो वाला दौर रहा नहीं, एवोल्यूशनरी चेंज इतनी आ चुकी है। मेरा आईडी कार्ड अंदर डालेंगी, पता चल जाएगा मेरे नाम कौन कौन सी चीज मौजूद है। कोई ऐसी चीज नहीं जो की जा नहीं सकती है। आप उनको नोटिस जारी करें, सुने, आप उनको नोटिस जारी करें। उनको जो जिसके पास एनटीएन नंबर है उसको छोड़ दे, जिसके एनटीएन नंबर नहीं है उसको लेके आए। हम तो चाहते हैं कि सारा बोझ जो आपके 12 लाख ताजरों पे पड़ रहा है वो 70 लाख ताजरों पे पड़े, ताकि वो टैक्स दे, मुल्क हमारा चले, इकोनॉमी हमारी चले। और हमारे देखिए ना, अभी ये बुरी बातों में अच्छी बातें भी सोचें कि इस 76,000 अरब के इस बजट में जहां पे आपकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी, वेंटिलेटर पे चली गई थी, अगर आपकी फराते ज़र में कमी आई तो बेहतर हुआ, रेमिटेंस बढ़े हैं तो बेहतर हुआ, माइक्रो फाइनेंस जो अब स्टेबिलिटी हुई है तो बेहतर हुई है, अच्छी चीजें भी हुई हैं। आपको पता है कि ज़राअत के लिए उनकी जितनी भी मशीनरी है उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, अच्छी चीजें भी हुई हैं। आगे देखें, जब से रियासत के गवर्नमेंट के साथ रियासत आई है और रियासत ने सोचा कि मुल्क को आगे लेके जाना है, उस रियासत वो रियासत है तो सर अच्छी चीजें हुई हैं तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? महाज में तो 4 दिन में जंग जीत के दिखाई है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं वो गलत है। सर मेरी भी सुन ले, मुझे लग रहा है आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूँ, मुझे आप बोलने नहीं दे आप होस्ट बना सर मुझे आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं सर, टाइम कम है। मैं ताहिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ताहिर साहब, इतनी अच्छे सजेशंस हमारे सामने आए हैं शर्जील साहब की तरफ से। पहले तो मैं वैसे इनसे मुख्तसरन सा पूछ लूं, अगर शर्जील साहब आप वादा करें कि आप मुझे 15 सेकंड्स में जवाब देंगे, सर फिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? इतना कुछ अच्छा हो रहा है रियासत के साथ मिलकर, एहतजाज जहाँ अच्छी बात भी है वहाँ बुरी बातें भी है ना, वहाँ बुरा भी है। ठीक है आप समझते हैं कि आपका हक है एहतजाज करना जो इसमें आपके साथ हुआ है। अब मलिक साहब आप पे आ जाते हैं, इनका हक है एहतजाज करना, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं चाहूंगी बाकी सारी चीज़ों को, सारे बजट को छोड़ के आप बात करें जो ताजिरों के साथ हुआ है बजट में। पहली तो बात ये कि एहतजाज इनका हक है, लेकिन देखना कि दफ़ा 144 जो लगा हुआ है उसके ऊपर इनके साथ और जो अपोजिशन जमाते हैं उसमें मामले में फ़र्क आता है नहीं। दूसरा, आपने कहा कि टैक्स लेने कौन आए, मेरा ख्याल है औलिया अल्लाह की हमें एक टीम बनानी चाहिए, गले में कशकोल हों। तीसरी बात है, टैक्स का सीधा सा असूल है, जहाँ क्रिएशन ऑफ वेल्थ होती है, जहाँ दौलत जमा होती है वहाँ टैक्स होता है। अब वो मंडी में हो, खेतों में हो, शराफिया में हो, खलियानों में हो। अब इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अब मैं उनको उसकी तरफ लेके जाता हूँ और बड़ी मिलों और सरमायादारों वालों को कहा, हुकूमत ने, शिराजी साहब हमारे बड़े हैं, मैं इनसे सीखता हूँ, तय किया हुकूमत और शुगर मिलों ने कि 164 रुपये चीनी मिलेगी ईद से कबल, आज 190 रुपये या नीचे मार्केट में। अब ये जो उन्होंने कहा कि माल बाहर निकालता है, मेरा इनसे सवाल है, आप मिल से माल मंगवाते हैं, मुझे 1 ट्रक चीनी का चाहिए, तो मैं, या कोई भी प्रोडक्ट है, वो मैं कैश के जरिए पेमेंट उनके अकाउंट में करूंगा, या मैं जो मिडल मैन है या आड़ती है या अकबरी मंडी उसके जरिए करूंगा। तीसरी चीज़ हमें इस पे ज़रूरत ये है कि जहाँ पे आपकी बड़ी मार्केटें हैं, यहाँ ऐसी भी मार्केटें उन्होंने लिखाया हुआ है कि मुत्तफ़िका फैसला है जी, हम पेमेंट ऑनलाइन करेंगे। ये रियासत के कवानीन को चैलेंज करने वाली बात है। अगर मैं अपनी फीस बेटी की अदायगी ऑनलाइन कर सकता हूँ, अगर मैं बर्गर 200 रुपये का ऑनलाइन मिला सकता हूँ, तो मैं लाखों रुपए की ज्वेलरी भी ऑनलाइन ले सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑनलाइन खरीद सकता हूँ, सब कुछ। उसमें रुकावट क्यों है? उसलिए ये है कि FBR और ये मिले हैं। अगर ये FBR तय करे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जहाँ ऑनलाइन पेमेंट का निज़ाम नहीं होगा, हम वो सील कर देंगे बिजनेस, तो मुमकिन ही नहीं कि टैक्स चोरी हो सके। और टैक्स चोरी उसे ही बुरी लगेगी कि जो टैक्स चोरी कर रहा है, जो हमारे अच्छे ताजर रहनुमाओं ने बुरी नहीं लगेगी। असेंबलियों में जो बैठे हुए हैं, और अब आपने अच्छे पे शर्जील साहब की तरफ इशारा कर दिया। मैं जरा एक बात, जो अभी तक हमने ब्रॉडनिंग चाहता है, मैं ये आपकी बात में नहीं बोला, मैं एग्रीकल्चर को हमने इग्नोर किया। जो हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 13% जो फसलें हैं, भाई गंदम तैयार है, वो तबाह नहीं हुई, उसका कोई रेट ही नहीं, भिंडी 1 रुपए किलो फरोख्त हो रही है कमालिया में। ये कौन सी क्लाइमेट चेंज है कि आपने स्पोर्ट प्राइस नहीं दी, आपने? ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं मलिक साहब, ब्रेक ले लेना, लाइव है सर जी शो, ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। सारे बजट कोई आपके नहीं होते, हमारे चैनल का भी कोई बजट होता है, उसका भी सर हमने ख्याल करना है, थोड़ा सा साडा भी ध्यान रखो।
अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे सियासत की, क्योंकि ईद गुजर गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ईद के बाद बड़ी तहरीक का ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है, इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में हमें कुछ खास सरगर्मी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है सियासत को लेकर, लेकिन अमेरिका से शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया कि सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर अमेरिका में एहतजाज किया जाएगा, जिस पर पार्टी चेयरमैन मिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने रिएक्शन दिया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको दिखाते हैं। आर्मी चीफ आज अमेरिका गए हैं, वहाँ पर एहतजाज की कॉल पीटीआई ने दे दी है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए पीटीआई ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, ना पीटीआई करती है। बाहर मुल्कों में कोई लोग कुछ करते हैं, पीटीआई की तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज ऐसी गई है और ना ही पीटीआई ने किसी को कहा है। पीटीआई की तरफ से हमने कोई कॉल किसी बिल्कुल जी, वही पीटीआई की अगर मगर और चूंकि मोहतात सियासत दिखाई दे रही है। पीटीआई सोशल मीडिया पर तो अपनी मौजूदगी का खूब एहसास दिलाती है, लेकिन जब ज़मीन पर उसका एहतजाज है, उसकी अगर बात करें तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। आज वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि अदलिया पर मिनी मार्शल लॉ नाफिज है, हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। बात यह है कि ये तो पहले ही तय हो चुका था कि ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, दोबारा अपनी बात दोहराने की क्या ज़रूरत थी? एहतजाजी तहरीक का ऐलान क्यों नहीं किया जाता? कि इसकी वजह कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से होने वाले राबिते हैं। अपने पैनल से इसी बारे में हम जानेंगे कि कप्तान मज़ाहमत से रहा होंगे या फिर मुफाहमत से। पीटीआई में मज़ाहमत कौन चाह रहा है और मुफाहमत कौन करना चाहता है, ये सवाल मैं रखूंगी शर्जील मीर साहब से। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि शर्जील मीर साहब जो चेयरमैन है और पाकिस्तान ताजर एक्शन कमेटी के, उनसे मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के भी रुकन हैं, रहनुमा हैं, इसलिए मैं उन्हें इस गुफ्तगू में भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। शर्जील साहब, ये क्या हो रहा है कि अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर जो हैं सोशल मीडिया पर जो बहुत सारी तहरीक इंसाफ के हक़ में बातें कर रहे होते हैं, वो ये बड़ा ऐलान करते हैं कि जी जब फील्ड मार्शल वहाँ पर आएंगे तो एहतजाज किया जाएगा, और जब पाकिस्तान में पूछा जाता है बैरिस्टर गौहर साहब से तो वो साफ मुकर जाते हैं। क्यों हमें इतना तजाद दिखाई दे रहा है पार्टी में? कहीं ना कहीं वाक़तन जो सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं उनसे पीटीआई को कोई ताल्लुक नहीं है, या गेम कुछ और है? सर असल में मुल्क से बाहर हैं, ये मुल्क के अंदर हैं, और कितनी शर्म वाली बात है कि वो फील्ड मार्शल जिसने 5 दिन के अंदर इंडिया को ढेर कर दिया, पासा पलट दिया, ढेर कर दिया। बिल्कुल, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको गैरत होनी चाहिए कि आपकी वो फौज जिसके बारे में आप गलत कमेंट्स देते थे, उन्होंने 5 दिन में अपना काम करके दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि हमें तो आप तुमने इसलिए बजट देते थे, हमने वो काम करके दिखा दिया, अब मईशत में तुम आगे बढ़ के दिखाओ ना, हमने तो 5 दिन में तुम्हें सवाल के सारे सवालों के जवाब दे दिए आपको। और जितने ये एहतजाज अब नहीं करेंगे, अब ये एहतजाज कर नहीं सकते हैं, अब ये मुफाहमत करके ही आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तो मुफाहमत के लिए कोई बातचीत हो रही है कहीं? अब इस मुल्क में हुक्मरानी चलेगी इंसाफ की, इस मुल्क में हुक्मरानी चलेगी रियासत की, इस मुल्क में हुक्मरानी चलेगी वो जो यहाँ पे सच्ची बात करेगा। ऐसे लोग जो बाहर बैठ के यूट्यूबर्स हैं या जो भी है, उनको गैरत आनी चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए, जो अपने मुल्क के बारे में अगर कोई छोटी मोटी गलत बात भी है और बाहर बैठ के उनकी गैरत कैसे ये गवारा करती है कि आप अपने मुल्क के बारे में और जो पाक फौज की हिफाजत कर रहे हैं, आपके वो फौजी जो शुहदा जो शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में बात करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब सही हो गया जी, आपका मौके पहुंच गया। हमारा ये जो सेगमेंट है इसमें वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। मैं मलिक साहब सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। एहतजाज लीड कौन करेगा? कहीं ये मसला तो नहीं है कि अभी तक एहतजाज की कॉल नहीं दी जा पा रही है? हालांकि ईद से पहले बता दिया गया था कि ईद के फ़ौरन बाद एहतजाज शुरू हो जाएगा। अब फिर से दोबारा से एहतजाज की कॉल देने की बात क्यों की जा रही है? तो कॉल नहीं दे देनी चाहिए मलिक साहब। पहले तो मैं ये कहूँगा कि बैरून मुल्क जब इस तरह अहम शख्सियात का, हमारी क़यादत का और सदर वज़ीर आज़म का दौरा हो तो वहाँ एहतजाज नहीं करना चाहिए, वहाँ हमारे कौमी मामलात और मुफादात होते हैं। और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बयान दिया बहुत जिम्मेदाराना है, अप्रीशिएट करना चाहिए। अब दूसरे जो फरीक हैं उन्हें भी हमें बार बार किसी को एंटी स्टेट नहीं कहना चाहिए। अगर वो जंग में तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट की है पाकिस्तान को, आर्मी को ये एहसान नहीं किया और अब कहा है, तो इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलें। और जो अली अमीन साहब का आपने कहा है, मैं कहता हूँ पुरस्रार तौर पर जिस दिन काज लिस्ट में केस लगता है उस दिन कोई छुट्टी पे चले जाता है, तो इंसाफ को रुखसत और छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। इंसाफ जो है वो तो रात को भी दस्तयाब होना चाहिए।
ऐसी रियासत जहाँ पे इंसाफ छुट्टी पे हो, ये भी एक लम्हा फ़िक्री है। तीसरी बात जो आपने एहतजाज की बाज़ औक़ात सियासी जमातें हुकूमत पे दबाव डालने के लिए कहती हैं, वो उनका हक होता है। जिस तरह शर्जील साहब कह रहे थे कि हमारा एहतजाज ठीक है, लेकिन वो बज़ाहिर यही चाहते होंगे कि हमसे नेगोशिएट करें। माजी में जो उन्होंने कालें दी हैं, वो काल जो हैं वो खातिर ख्वाह नताइज नहीं हासिल कर सकी। लेकिन जो बजट है, बजट सियासी जमातों से हट के आम आदमी को ज़रूरत इस अमर की थी कि जो जंग में हमने कामयाबी की है वो माशी जोश व जज्बे को ऊपर लेके जाती, उससे हमें मजीद कौम तकसीम नजर आ रही। ठीक है, अच्छा मैं शराज साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपका तज्जिया सर क्या कहता है? इस्लामाबाद मार्च होता हुआ आपको दिखाई देता है? मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि मौसम नहीं है, ये एहतजाज का सवा नेज़े पे है इस वक्त। सूरज 51-50 कहाँ पे टेम्परेचर है। इस मुल्क के आवाम पहले ही बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तो उनको और आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। और अगर एहतजाज करना है मुल्क के अंदर तो मेरे ख्याल में KP हुकूमत के ख़िलाफ़ भी करना चाहिए, क्योंकि उनके कई इलाकों में आज भी 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ पे भी रोज़गार के लैंड ऑर्डर की हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, गवर्नेंस वहाँ पे अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल में अगर एहतजाज करना है तो वहाँ पे भी होना चाहिए। बैरून मुल्क लोगों से मेरी ये गुजारिश है आसमां कि काश के जब भारतीय वफद शशि थरूर की क़यादत में अमेरिका का विजिट कर रहा था तो वहाँ पे भी एक एहतजाज उनके खिलाफ भी होता। तो हमें लगता है कि आप पाकिस्तान का मुकदमा बड़े बेहतरीन अंदाज में लड़ रहे हैं। इस वक्त आपके फील्ड मार्शल वहाँ पे एक स्टेट गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं। 250 साल तकरीबात के अंदर शायद कुछ लोगों को बुलाया गया, तो पाकिस्तान को भी एजाज़ मिला है कि पाकिस्तान के कोई मुसल्लह अफवाज का सरबराह वहाँ पे जा रहा है। तो इसको तो आप अपने लिए एक ऑनर तस्वर करें कि आपको वहाँ पे बुलाया गया इस तकरीब के अंदर। मुल्क का तो मेरा ख्याल में डोमेस्टिक इश्यूज़ को यहाँ तक कि महदूद रखना चाहिए। सही। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली बेहतर ये है कि एक सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे गुड गवर्नेंस लेके आएँ, वहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करें, बड़े मौक़े वहाँ पे मौजूद हैं। ये वक्त है पब्लिक का, वो पब्लिक के जो आपके नैरेटिव से बहुत मुतासिर है, अब आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होगी तो इंशाअल्लाह आपको इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, आपको तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ आऊँगी नौशाद साहब, आपको लगता है कि अभी तहरीक चलाने की ज़रूरत है, और अगर है तो फिर चलाई क्यों नहीं जा रही सर? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? नहीं, मेरा पहली बात तो ये है कि ज़रूरत भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि तहरीक चलाने की एक्चुअली सकत भी नहीं है। तहरीक तो बानी ने चलानी थी, आपको याद होगा, वो उन्होंने जेल के अंदर बन गए थे पैटर्न इन चीफ, तो वो जेल के अंदर से चलाने की पोजीशन में इसलिए भी नहीं है कि बाहर कोई उनकी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। ये बात ठीक है शराजी साहब की कि मौसम जो है वो ये एहतजाज का मौसम नहीं है, ये कॉल ही गलत थी, और इसकी कोई पजीराई भी इस वजह से शायद मुमकिन नहीं हो पाएगी। जहां तक बाहर की बात है, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि वहां अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो एहतजाज कर ही नहीं सकता। जो एहतजाज करेगा या तो वो भारत का जो है ना वो एजेंट है, या भारत के तरपर्दा है, वो भारत से अपनी जो है कोई होगा, या हमारे दुश्मनों में से एक हो सकता है। हमारा जो पाकिस्तानी है, चाहे वो एक्सपैट है, चाहे वो जो है ना वो कोई भी है, वो कभी भी किसी सूरत एहतजाज नहीं करेगा। कुछ थोड़ी सी पहले एहतजाज इस तरह के हुए जिसमें जो नहीं होने चाहिए, तो ये रविश ही तरक कर देनी चाहिए। आपको जो मामला है वो मुल्क के अंदर तय किया जाना चाहिए, यहाँ बात की जानी चाहिए, वहां जाकर किसी के खिलाफ भी कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया, ताहिर नईम मलिक साहब आप साथ मौजूद थे, शर्जील मीर साहब, इफ्तिखार शराजी साहब, आप तमाम साहिबान का शुक्रिया। नाज़रीन, कल मिलते हैं प्रोग्राम में दोबारा।